Dear students, welcome to SS NEET Academy for UG and PG. I am Nirvay Singh doing MBBS from Government Medical College, Kota, Rajasthan. Today we will discuss virus causing hepatitis, and this topic is important for MBBS students and those who are appearing in NEET PG examination. Now we will come to our topic virus causing hepatitis. इनका कुछ बेसिक अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जितने टाइप के हेपेटाइटिस कॉजिंग वायरस होते हैं ये टेक्सोनॉमिकली डाइवर्स होते हैं. टेक्सोनॉमिकली डाइवर्स मतलब दीज ऑल वायरसेस विल बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज. ये सभी वायरस अलग अलग फैमिली से बिलोंग करेंगे. एंड ऑल दीज वायरसेस आर हेपेटोट्रोपिक. हेपेटोट्रोपिक मतलब all these viruses will cause acute inflammation of liver, which is also known as hepatitis, acute inflammation of liver. And these viruses will show identical histopathological lesions and will also share similar clinical illness. अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस वायरसेस तो ये मेनली 5 टाइप्स के होते हैं, starting from HAV, hepatitis A virus, HVV, hepatitis B virus, hepatitis C virus, ऐसे ही hepatitis D and hepatitis E virus, HDV and HEV. हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है ये कॉज करता है इन्फेक्टिव टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस. एंड हेपेटाइटिस वी वायरस causes serum hepatitis and it is also known as most dangerous form of hepatitis. Now why it is known as most dangerous form of hepatitis? क्योंकि इस टाइप की हेपेटाइटिस में जो कि हेपेटाइटिस वी वायरस से होती है इसमें लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. एंड ये जो हेपेटाइटिस है इसमें हायर मोर्टेलिटी रेट होती है. एंड फर्दर आगे चल के लिवर कैंसर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से हायर मोर्टेलिटी रेट ऑब्जर्व होती है. इसलिए मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस कहते हैं. अब नाउ हेपेटाइटिस सी वायरस. हेपेटाइटिस सी वायरस causes post transfusion hepatitis, also known as non A non B type of post transfusion hepatitis. Hepatitis V virus is a defective virus. Why it is known as defective virus? Because it needs HBV. Hepatitis D virus needs hepatitis V virus for its replication. And now last, hepatitis E virus. It is known as non A non B enteric transmitted hepatitis. Hepatitis E जैसे कि E से आ रहा है, E से हम ट्रिक बना के याद कर सकते हैं. हेपेटाइटिस E वायरस कॉजेज नॉन ए नॉन बी टाइप ऑफ एंटेरिक ट्रांसमिटेड हेपेटाइटिस. अब इन सभी वायरस में अगर हम देखें कि इनका जेनेटिक पूल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल इनमें क्या होता है, तो इन सभी वायरसेस में सिर्फ HBV को, हेपेटाइटिस वी वायरस को छोड़ के इन सभी वायरस में हमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ऑब्जर्व होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल. बट हेपेटाइटिस वी वायरस में डबल स्ट्रैंडेड DNA हमें ऑब्जर्व होता है. इसलिए हमने पहले डिस्कस करा कि वाई हेपेटाइटिस वी वायरस इज नोन एज मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस, क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल भी डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है जो कि बाकी सब वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है. इन वायरस के इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो फ्रॉम A to E अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड इनका देखें तो सबसे पहले हेपेटाइटिस ए वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो होगा 15 to 45 डेज. ऐसे ही हेपेटाइटिस वी वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो होता है 30 to 180 डेज. हेपेटाइटिस सी वायरस का 15 to 160 डेज, हेपेटाइटिस डी वायरस का 30 to 180 डेज. ऐसे ही लास्ट में हेपेटाइटिस ई वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 14 to 60 डेज. अब इसको इंक्यूबेशन पीरियड को याद रखने की एक ट्रिक है. अगर उस ट्रिक को हम देखें तो देखें स्टार्टिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस ए वायरस में सबसे पहले 15 डेज से 45 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है. ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट हेपेटाइटिस वी वायरस पे जाएँ तो 30 डेज से 180 डेज का हेपेटाइटिस इसका इंक्यूबेशन पीरियड हमें ऑब्जर्व होता है. अगर देखें दोबारा 15 जो है रिपीट हो रहा है, ऐसे ही 30. अब हेपेटाइटिस ई की बात करें तो इसको भी हम अप्रॉक्स 15 डेज से मान सकते हैं कि 15 to 160 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है. तो उसको ये ऐसे इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं इंक्यूबेशन पीरियड को. अब
हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ हेपेटाइटिस कॉजिंग वायरस, जो कि है हमारा हेपेटाइटिस ए वायरस। अब हेपेटाइटिस ए वायरस के अंदर हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन में, जैसे कि फैमिली, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। सारे वायरसेस इतने हेपेटाइटिस कॉज करते हैं सब अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये जो हेपेटाइटिस ए वायरस है ये हमारी फैमिली से बिलोंग करता है, उसको कहते हैं पिकोरना वायरिडी। पिकोरना वायरिडी फैमिली से ये वायरस बिलोंग करता है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी, अगर हम वायरस को ऑब्जर्व करें तो ये हमें कैसा अपीयर होगा, कैसा देखने को मिलेगा, तो इसका जो शेप हमें ऑब्जर्व होता है वो होता है स्फेरिकल शेप का ये ऑब्जर्व होगा। और इसकी सिमेट्री जो होती है आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है। एंड जो कि हम देख चुके हैं कि इसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होता है। अब हेपेटाइटिस ए वायरस के मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये हेपेटाइटिस बी वायरस हमारा फैलता है, ट्रांसमिट कैसे होता है। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो मेनली 2 है। पहला जो है हमारा फीकल ओरल रूट। फीकल ओरल रूट से हम अगर समझें तो उसका क्या मतलब होता है। फीकल ओरल रूट मतलब ये मेनली हमें ऑब्जर्व होगा पुअर, हमारी हाइजीन पुअर होगी, पुअर पर्सनल हाइजीन। अगर हम प्रॉपर हैंड वॉश नहीं करते हैं वॉशरूम से आने के बाद एंड प्रॉपर सैनिटाइज नहीं करते हैं अपनी चीज़ों को, तो ये फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट हो सकता है। सर क्या है इसका मतलब फीकल कंटामिनेशन? हाँ, अगर हम वाटर फूड ऐसा तो नहीं है? हाँ, फीकल टर्म से ही सजेस्ट हो रहा है फीकल ओरल रूट मतलब कोई पर्सन अगर वॉशरूम जाता है तो अगर वो हैंड वॉश नहीं करता है सोप से और सैनिटाइज नहीं करता है तो वो अपने हैंड्स पे फीकस फीसिस के ट्रेसेस होते हैं वो लेके आता है, उसी में वायरस प्रेजेंट होता है। वो किसी ऑब्जेक्ट को अगर टच करेगा, कोई दूसरा पर्सन ऑब्जेक्ट को टच करेगा तो चांस उस पर कंटामिनेट हो जाएगा। इसको कहते हैं फीकल ओरल रूट ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये मेन है इसका हेपेटाइटिस ए वायरस का मेन है, बाकी अदर रूट है। अब इसके जो अदर रूट ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है सेक्सुअल रूट एंड पेरेंटेरल रूट। सेक्सुअल रूट्स का मतलब थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, जैसे थ्रू ब्लड कॉन्टैक्ट एंड थ्रू सेक्सुअल फ्लूइड्स जो सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम होते हैं उससे भी ये ट्रांसमिट होता है। एंड पेरेंटरल रूट्स का मतलब इंजेक्शन, अनस्टेराइल इंजेक्शन, सिरिंजेस यूज़ करने से, अगर आप किसी के पट्टी कर रहे हैं और आपके निडल टच हो गई, उसके ब्लड से कांटेक्ट हो गया, अगर आप ग्लव्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं तब भी ये इन्फेक्शन आपको फैल सकता है। तो 3 रूट हमें देखने को ऑब्जर्व हुए, पहला फीकल ओरल रूट, सेक्सुअल रूट एंड पेरेंटेरल रूट्स। अब इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें, एपिडेमियोलॉजी मतलब ये जो है मोस्ट कॉमन कॉज करता है हमारा एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस इन चिल्ड्रन। ये जो हेपेटाइटिस ए वायरस है ये चिल्ड्रंस में एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ज़्यादा कॉज करता है देन एडल्ट्स। अगर इसके वायरस के होस्ट की बात करें तो इस वायरस का जो होस्ट देखा गया है ह्यूमंस आर द ओनली होस्ट ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस नोन टिल नाउ। हेपेटाइटिस ए वायरस का जो अभी तक है ह्यूमंस ही होस्ट है। अगर एज ग्रुप की बात करें, कौन से एज ग्रुप को ये कैसे इफेक्ट करता है, तो एज ग्रुप चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंट्स, मतलब 5 to 14 ईयर्स ऑफ एज के चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंट्स जो हैं हमारे मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होते हैं इस वायरस से। बट इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व होती है, 80 to 90% जो केसेस होते हैं वो सब क्लिनिकल होते हैं, ज़्यादातर सिम्टम्स शो नहीं करते हैं तो सब क्लिनिकल होते हैं। बट ये जो है अपना इस वायरस को एक्सक्रिएट करते रहते हैं थ्रू। परसेंटेज होते हैं सब क्लिनिकल? 80 to 95%। 80 to 95% सब क्लिनिकल होता है ये, है ना। तो उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, सिम्टम्स ऑब्जर्व नहीं होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सब क्लिनिकल। एंड पर ये जो वायरस है ये हमारा एक्सक्रिएट होता रहता है थ्रू फीसिस से। अगर किसी कैरियर है, मेनी पर्सन्स आर कैरियर मतलब हाँ वो सिम्टम्स तो शो नहीं करेंगे पर ये अपने वायरस को एक्सक्रिएट करते रहते हैं थ्रू फीसिस से, जो कि इसका फीकल ओरल रूट मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी है। तो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है भले ही वो आदमी सिम्टम शो ना कर रहा हो हेपेटाइटिस के। अब दूसरा अडल्ट, जो अडल्ट होते हैं यार मोर प्रोनर मतलब मोर इक्टेरिक, दैट इज इसका मतलब 75 to 90% केसेस में हमें ऑब्जर्व होता है कि अडल्ट जो हैं हमारे मोर प्रोन होते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस को, इसलिए इनमें हायर मोर्टेलिटी रेट ऑब्जर्व होती है देन चिल्ड्रंस। अगर वैसे तो ये हेपेटाइटिस यूजुअली बच्चों में होता है, अगर ये एडल्ट में हुआ तो इट इज मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन। हाँ राइट। हाँ अब रिस्क फैक्टर्स
रिस्क फैक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस, क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन लग सकता है। तो सबसे पहला पुअर पर्सनल हाइजीन। अब पुअर पर्सनल हाइजीन होगी और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट है ही, तो प्रॉपर हैंड वॉश, प्रॉपर सैनिटाइजेशन से ये वायरस फैलने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही ओवर क्राउडिंग, जहाँ पे भी ओवर क्राउडिंग होगी, ज़्यादा भीड़ होगी, तो वहाँ पे साफ सफाई कम ऑब्जर्व होगी, तो वायरस के फैलने के चांसेस, ट्रांसमिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये रिस्क फैक्टर्स ओवर एसोसिएटेड क्राउड में ये कि एक दूसरे की क्लोजनेस बढ़ जाती है, डिस्टेंस एक कम हो दूसरे जाती के है। कांटेक्ट में आएंगे, इसलिए जहाँ डिस्टेंस कम होगी तो वहाँ डेटा ट्रांसमिशन बढ़ जाता होगा। बढ़ जाता है। जी। ऐसे ही सीजनल इंसिडेंट्स में होता है, किसी सीजन में इस वायरस का ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है, मोर विरुलेंट होता है ये किसी सीज़न में। तो अगर हम देखें पीक्स, इसका जो सीज़न होता है वो होता है लेट रेनफॉल एंड अर्ली विंटर। अर्ली विंटर और लेट रेनफॉल का जो सीज़न होगा, ये इस वायरस के ट्रांसमिशन होने का पीक पीरियड होगा। रेनफॉल का मतलब हम कह सकते हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर में हो सकता अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ जी। इसके बाद। एंड अर्ली विंटर, जब हमारी विंटर की शुरुआत होती है है। नवंबर दिसंबर, जी। इन मंथ्स में हमें इस वायरस के फैलने का रेट ज़्यादा मिलता है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर हम बात करें जो एसोसिएटेड होते हैं विद हेपेटाइटिस ए वायरस से, तो इस वायरस का अगर देखते हैं ऑनसेट, जो उसके क्लिनिकल सिम्टम्स का ऑनसेट होता है वो रिलेटिवली एब्रप्ट होता है, जल्दी शुरुआत हो जाता है, बट सब एक्यूट होता है। जैसे कि हमने देखा कि 80 to 90% केसेस सिम्टम शो नहीं करते हैं और रिकवर भी हो जाते हैं चिल्ड्रंस में। तो सब एक्यूट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं। अब ये जो हेपेटाइटिस ए वायरस है, ये क्लिनिकली इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर हेपेटाइटिस वायरस। अदर हेपेटाइटिस वायरस से इसको हम क्लिनिकली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जैसे अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है, अब हमें उसका टेस्ट करवाया, हमें पता है इसको हेपेटाइटिस है, या सिम्टम्स देख के लग रहा है हेपेटाइटिस है, पर हम ये नहीं बता सकते कि किस वायरस से हुई है। तो हेपेटाइटिस एक वायरस, इसका आपने जो आंसर बताया, आंसर इज यूजुअली एब्रप्ट हाँ और मे बी सब एक्यूट। सब एब्रप्ट का मतलब ये है कि मतलब अचानक से सिम्टम क्रिएट हो जाए, बहुत ही शॉर्ट समय में। शॉर्ट टाइम सब में। एक्यूट का मतलब धीरे धीरे क्रिएट हो, धीरे-धीरे यही मतलब है ना create सेंस हो, का। हाँ। सब एक्यूट माने धीरे धीरे, है ना, स्लोली एंड स्लोली, स्लोली एंड स्लोली, है ना, मतलब सिम्टम्स टेक सम टाइम इन अपीयरिंग। इन अपीयरिंग। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का अगर हम बात करें हेपेटाइटिस ए वायरस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, तो ये भी एक सिम्टोमेटिक है, इसके सिम्टम्स के बेसिस पे इसको क्लासीफाई करा गया है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को। तो इसमें हमें दो फेज़ देखने को मिलती हैं। सबसे पहली है हमारी प्री इक्टेरिक फेज़। तो प्री इक्टेरिक फेज़ में हमें जो ऑब्जर्व होते हैं सिम्टम्स, वो मेनली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स हमें देखने को ऑब्जर्व होते हैं पेशेंट में, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग। एंड दूसरी जो फेज़ है वो है इक्टेरिक फेज़, इसको बोलते हैं जॉन्डिस। इसमें पर्सन्स को जॉन्डिस होगी, मतलब येलोइंग ऑफ स्क्लेरा, म्यूकोसा एंड स्किन। तो जॉन्डिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो ऑब्जर्व होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं इक्टेरिक फेज़। अब हेपेटाइटिस ए वायरस में क्या देखने को मिलता है कि कंप्लीट रिकवरी अकर्स इन मोस्ट केसेस। क्योंकि ये ज़्यादा वायरस डेंजरस नहीं है, तो 98% जो केसेस होते हैं इसमें हमें कंप्लीट रिकवरी देखने को ऑब्जर्व होती है। 98% केसेस जल्दी सही हो जाते हैं और कम्प्लीटली रिकवर हो जाते हैं, और इसमें हमें कोई क्रॉनिक और कैरियर स्टेट देखने को नहीं मिलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्सन अपना एसिम्टोमेटिक है, वो वायरस एक्सक्रीट कर रहा है फिसिस में, तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं करता है, क्योंकि वो टाइम पे जल्दी रिकवर हो जाता है। ऐसे ही इसमें कोई क्रॉनिक स्टेट देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि कंप्लीट रिकवरी हेपेटाइटिस ए वायरस से में पॉसिबल है। कॉम्प्लिकेशंस, अब हेपेटाइटिस ए वायरस से जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप्स में इसको डिवाइड करा गया है। फर्स्ट, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस। अब फुलमिनेंट हेपेटाइटिस में क्या है, इसका मतलब ये जो कॉज करता है इस टाइप की हेपेटाइटिस सीवियर नेक्रोसिस ऑफ हेपेटोसाइट्स। अगर हेपेटाइटिस ए वायरस का कोई केस ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाए तो और उसमें हमें ऑब्जर्व होगा फुलमिनेंट हेपेटाइटिस। इसका मतलब है सीवियर नेक्रोसिस ऑफ हेपेटोसाइट्स, मतलब हेपेटोसाइट्स की नेक्रोसिस, डेथ, लिवर सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी। दूसरी कॉम्प्लिकेशन इसमें होता है रिलैप्सिंग हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ऑब्जर्व होगी, फिर सिम्टम्स डिसअपीयर होंगे एंड फिर अचानक से हेपेटाइटिस के सिम्टम्स दोबारा आ जाएंगे।
तो ये जो सिम्टम्स है ये हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस ऑब्जर्व होते हैं। अब थर्ड जो कॉम्प्लिकेशन ऑब्जर्व होता है वो होता है कोलेस्टेटिक हेपेटाइटिस। मतलब इसमें क्या ऑब्जर्व होगा, प्रोटेक्टेड कोलेस्टेटिक जॉन्डिस या प्लूराइटिस। अब हेपेटाइटिस का कोई केस आता है तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि सिम्टम्स से तो हमें पता नहीं लगता है कि कौन से वायरस से कॉज होता है। तो इसके लिए हम करते हैं लैब डायग्नोसिस, लैब टेस्ट। तो पहला जो हमारा टेस्ट है वो है anti-HAV एंटीबॉडी डिटेक्शन, मतलब एंटी हेपेटाइटिस ए वायरस एंटीबॉडी डिटेक्शन। इसमें हम इस वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है उसको डिटेक्ट करते हैं। तो 2 टाइप की एंटीबॉडी हम डिटेक्ट करते हैं, सबसे पहली IgM, दूसरी IgG। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन 2 एंटीबॉडीज़ में क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे IgM एंटीबॉडी जो होती है वो अपीयर ड्यूरिंग द एक्यूट फेज, जब स्टार्टिंग होती है हेपेटाइटिस की सिम्टम्स शो होने की, तो ये एक्यूट फेज में सबसे पहली जो एंटीबॉडी ऑब्जर्व होगी वो होगी IgM, और इसका पीक वैल्यू हमें ऑब्जर्व देखने को मिलती है 2 वीक्स में। इसी के साथ साथ एलिवेशन ऑफ लिवर एंजाइम्स, क्योंकि हेपेटाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर है, डेथ ऑफ हेपेटोसाइट्स हो रही है, तो लिवर के जो एंजाइम्स होते हैं वो भी एलिवेट हो जाते हैं। एंड अभी IgM एंटीबॉडी एक्यूट फेज में अपीयर हो जाती है और इसका जो पीक वैल्यू ऑब्जर्व होती है 2 वीक्स में, और जो ये डिसअपीयर हो जाती है 3 to 6 मंथ्स। एंड IgG एंटीबॉडी जो है वो अपीयर है वीक आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ IgM अपीयर हुई उसके 1 हफ्ते बाद हमें IgG एंटीबॉडी देखने को मिलती है। एंड परसिस्ट फॉर डिकेड्स, ये डिकेड्स हमेशा के लिए, लगभग पर्सन के लाइफ टाइम के लिए रहती है ये एंटीबॉडी। तो इन एंटीबॉडीज़ के अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के बेसिस में हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो अगर हमें ऑब्जर्व होती है anti-HAV IgM पॉजिटिव, कि हमने टेस्ट करवाया और हमारी anti-HAV हेपेटाइटिस ए वायरस IgM अगर पॉजिटिव आ रही है, देखने को मिली है, तो इसका मतलब एक्यूट इन्फेक्शन विद HAV है, हमें हेपेटाइटिस ए वायरस से एक्यूट इन्फेक्शन हो रहा है। एंड सेकंड, अगर anti-HAV IgG एंटीबॉडी डिटेक्ट होती है इन एब्सेंस ऑफ IgM, मतलब अगर हमने टेस्ट करवाया पर IgM एंटीबॉडी नहीं है अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए वायरस, बट IgG एंटीबॉडी अपीयर हो रही है, तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है पास्ट इन्फेक्शन, क्योंकि ये IgM एंटीबॉडी तो 3 से 6 मंथ्स में डिसअपीयर हो जाती है इन्फेक्शन होने के बाद, पर IgG एंटीबॉडी परसिस्ट फॉर डिकेड्स, तो ये पास्ट इन्फेक्शन तो इंडिकेट करती है। अब इन दोनों एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट हम करते हैं एलिसा मेथड से, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ चॉइस है। एलिसा मतलब इम्यूनो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे टेक्निक जो यूज़ होती है हमारी। अब दूसरा जो लैब डायग्नोसिस टेस्ट है वो है, पहला तो हमने देखा एंटीबॉडी डिटेक्शन अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए वायरस, दूसरा है डिटेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस पार्टिकल्स। और जैसा कि हमें पता है कि जो पर्सन्स होते हैं, कुछ कैरियर होते हैं, तो अपने फेसिस में इन वायरस को एक्सक्रीट करते रहते हैं, तो ये जो HAV पार्टिकल्स हैं ये हमें स्टूल में ऑब्जर्व होते हैं। किसी का स्टूल एग्जामिनेशन अगर टेस्ट करवाते हैं तो हमें -2 to +2 वीक्स ऑफ जॉन्डिस, किसी पर्सन को जॉन्डिस हुआ है तो अगर उसका स्टूल कल्चर है, स्टूल टेस्ट करवाएं तो -2 जॉन्डिस होने से 2 हफ्ते पहले और 2 हफ्ते बाद तक ये वायरस के पार्टिकल्स हमें उसके स्टूल में ऑब्जर्व होंगे। अदर देन स्टूल से कहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं, तो ये ऑब्जर्व होते हैं हमें लिवर टिश्यूज़ में, बाइल में और ब्लड में। इसके पीछे जो टेक्निक यूज़ होती है HAV पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने की, वो टेक्निक है इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इस टेक्निक से इनको लैब्स में डिटेक्ट करते हैं। अब तीसरा जो लैब डायग्नोसिस टेस्ट है वो है HAV एंटीजन टेस्ट। जैसे पहले तो हमने एंटीबॉडी डिटेक्ट करी, फिर HAV पार्टिकल्स डिटेक्ट करें, अब ऐसे ही एंटीजन डिटेक्शन होता है, वो एलिसा से होता है, एलिसा मेथड से। अब इसका ट्रीटमेंट अगर हम देखें कि जैसा कि हमने देखा हेपेटाइटिस ए वायरस से जो हेपेटाइटिस होती है, इसको इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस कहते हैं। 98% केसेस तो कॉमनली रिकवर हो जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं होती उन केसेस को, तो इसलिए इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग अगेंस्ट HAV, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है कि वो हेपेटाइटिस ए वायरस के लिए ही स्पेसिफिकली बना हो। अब इसको प्रिवेंट हम कर सकते हैं थ्रू वैक्सीनेशंस। अब इस वायरस के लिए 2 टाइप्स की वैक्सीन होती हैं। सबसे पहली है फॉर्मेल्डिहाइड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन एंड सेकेंड इज़ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। इन 2 वैक्सीन्स का हम यूज़ करते हैं इस
हेपेटाइटिस ए वायरस से जो हेपेटाइटिस होती है उससे प्रिवेंशन के लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।